हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर बाय सोनू सर। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के लिए स्पेशल 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, पिछले बार भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट उपलब्ध कराया था, जो कि एसएससी एमटीएस में बहुत फायदेमंद आपको साबित हो रहा है। एमटीएस से मैंने प्रत्येक असाइनमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन लड़ ही रहे हैं, और मैं जो ये असाइनमेंट बना रहा हूँ ये स्पेशल जीडी के लिए है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सार्स यानी कि सार्स किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो वायरस यानी कि विषाणु। देखिए, जो कोरोना भी था ये वायरस से होने वाला था, यानी कि विषाणु। और जो वायरस से होने वाला बीमारी होता है यह संक्रामक होता है, यानी कि यह सेंसिटिव होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैल जाता है। तो सार्स किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो वायरस। और दिया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था या मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। उसका 2 नाम था, एक बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने वर्तमान में म्यांमार की राजधानी रंगून में भेज दिया था। उस समय म्यांमार को बर्मा कहा जाता था और बर्मा की राजधानी उस समय रंगून थी। तो रंगून में ही अंग्रेजों ने वहां उन्हें कैद करके रखा और वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादन से है। किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वादन से। लेकिन अगर पूछ देगा कि बिस्मिल्लाह खां का किससे संबंध था, तो आपका शहनाई वादक हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादन से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर ऐसी है जोन की लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर थे। और आपको बता दें कि हिटलर जो है यह जर्मनी का तानाशाह था, बहुत ही कड़िल तानाशाह था, और यह नाजीवाद का संस्थापक था हिटलर। अगला देखते हैं कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। राजस्थान में जो जनजाति रहती है उस जनजाति को कहा जाता है सहरिया जनजाति। देखिए, एक होता है अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति जो मूलतः आदिवासी होते हैं, जंगलों पहाड़ों में रहने वाले होते हैं, और भारत सरकार जनजातियों को ही ज़्यादा डिस्काउंट देती है किसी भी चीज़ में। अगला दिया है कि सिल्क यानी कि रेशम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चाइना यानी कि चीन है। सिल्क उत्पादन में अगर फिलहाल वर्तमान में चीन ही सबसे आगे है, और सिल्क मार्ग भी पहले प्राचीन भारत के समय में चीन के पास ही था। अगला दिया है कि निम्न में कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? दिया है ऑप्शन ए धान, बी मक्का, सी ज्वार और डी चना। तो चना जो है यह खरीफ फसल नहीं बल्कि रबी फसल है। कावेरी नदी क्षेत्र कहाँ बहती है? तो दक्षिण में। कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर गोदावरी होना चाहिए, ठीक ना, करेक्शन कर लीजिए, गोदावरी। अगला दिया है क्वेश्चन कि दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो 92वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1985 में पारित हुआ था दल बदल कानून। आपको बता दें कि 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था दल बदल कानून, और इसी में पारित हुआ था 1985 में। और दल बदल कानून को वर्तमान में अनुसूची 10 में रखा गया है, और इसमें कहा गया है कि यदि कोई सदस्य किसी दूसरी पार्टी से जीतकर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता स्वतः रद्द कर दी जाएगी। लेकिन अगर उस पार्टी के 1/3 सदस्य मिलकर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। अगला देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां एवं आगा खान 2 भाई थे जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है, और दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश।
लेकिन आपको बता दें कि 2000 ईस्वी के पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश ही, लेकिन 2000 ईस्वी से मध्य प्रदेश टूटकर अलग हुआ था राज्य, जो कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ टूटने के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान पर रह गया है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक जनजाति रहती है, ठीक ना, और वहाँ का छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो है पांडवानी है। यह एमटीएस में पूछा था कि पांडवानी लोक नृत्य कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का। आपका 12 तारीख का पूछा गया था ये क्वेश्चन कि पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में ये दिया था, इसका मतलब कि मेरे असाइनमेंट में से क्वेश्चन लड़ रहा है, तो इसलिए जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसके क्वेश्चन को बढ़िया से रटिए और उम्मीद करता हूं कि 40 क्वेश्चन जो दे रहा हूं इसमें से 2 से 3 लड़ेगा ही लड़ेगा। अगला दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। और बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है चौथा। अगला दिया है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसके दरबार में बाणभट्ट कवि थे। अगला देखते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रगान को भी जो कि जन गण मन अधिनायक है, उसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था आगे चलकर 1971 में इंदिरा गांधी के शासन में बांग्लादेश को अलग कंट्री ही बना दिया गया। और उसके द्वारा लिखे गए जो अनार सोनार बांग्ला, यह बंगाल का राष्ट्रीय गान है, जिसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला दिया है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए, तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। और खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब आगे चलते हैं इसके, थोड़ा सा घबराना नहीं है, धैर्य रखिए। देखिए अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो गुजरात के सूरत में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1608 ईस्वी में। कब बनाया गया था दोस्तों, 1608 ईस्वी में गुजरात के सूरत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम व्यापारिक केंद्र था। लेकिन वह 1608 ईस्वी में जो मिला था, अंग्रेजों उस समय भारत का शासक था जहांगीर। वह अंग्रेजों को या किसी भी यूरोपीय कंट्री को खोलने के लिए व्यापारिक कोठियाँ खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करता था। तो 1608 में अनुमोदन प्रदान कर दिया था अंग्रेजों को, लेकिन उसको जहांगीर को अंग्रेजों के द्वारा कुछ कहा सुनी हो गया और यहाँ पर कंपनियां बनाने नहीं दिया। जब कंपनियां नहीं बनाने दिया तो बाद में अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में क्या किया कि जाकर मसूलीपट्टनम में बना लिया अपना व्यापारिक केंद्र। आगे फिर अंग्रेजों ने इसी में जो 1608 ईस्वी में अनुमोदन मिला था गुजरात के सूरत में, यही कंपनी पूरा हुआ 1613 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ पर बनाया गया, तो गुजरात के सूरत में ही 1608 ईस्वी में, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर लोगों को मिल गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है, तो पूर्णिमा के दिन सिर्फ चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। दिया है कि चुनाव के क्षेत्र में, अगला क्वेश्चन, चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होना चाहिए, तो 48 घंटा, यानी कि 2 दिन पूर्व शांति के लिए चुनाव होने से ठीक 2 दिन पूर्व यानी कि 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1962 ईस्वी में। कब की गई थी आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई भारत में, तो 1962 में पहली बार किया गया जब इंडो चाइना वार हुआ था। यानी 1962 में भारत चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था 1962 ईस्वी में। और दूसरी बार 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश का इंदिरा गांधी ने गणना किया था, जब बांग्लादेश का निर्माण किया था, तो उस समय भी पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया गया। और 1975 ईस्वी में तीसरी बार इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया गया था। उस समय आंतरिक अशांति को दिखाकर इंदिरा गांधी ने
1975 में जो था आपातकाल लगाया था। और 1975 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय यह बेवजह ही 1975 ईस्वी का आपातकाल लगाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी राजनीति में सक्रिय था और उसके कहने पर ही उसकी माता जी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। अब देखते हैं कि आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छेद 352 के द्वारा लगता है। जो आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति भी आपातकाल लगाएंगे तो भारत में प्रधानमंत्री के परामर्श के बाद ही लगाते हैं। और किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। दो कंडीशन में लगाया जाता है, या तो सैनिक विद्रोह कर दे या फिर देश में आंतरिक अशांति हो जाए, तो अनुच्छेद 352 का यूज करके राष्ट्रपति पूरे भारत में आपातकाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1961 ईस्वी में हुआ था। आपको बता दें कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1410 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था और उसको आज़ाद किया 1961 ईस्वी में, यानी कि 460 वर्ष उन्होंने गोवा पर शासन किया। सबसे लंबे वर्ष तक शासन करने वाले पुर्तगाली ही थे। भारत 1947 में जब आज़ाद हो गया तब भी वे गोवा को नहीं छोड़ रहे थे। बाद में आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, तब जाकर उन्होंने गोवा को आज़ाद किया ना। बाद में नेहरू जी ने भेजा था सेना, तब उन्होंने आज़ाद किया। अगला देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला देखते हैं आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आज़ादी के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के सिग्नेचर पर भारत देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण के द्वारा। देखिए ऑप्शन दिया है संवहन, विकिरण, चालन और रूपांतरण, जिसमें विकिरण के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगला देखते हैं कि छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा है। और छोटी आंत ही हमारे खाए हुए भोजन को पचाकर उसको अवशोषित करती है, यानी कि अवशोषण का काम है छोटी आंत का। किस बुखार को मियादी बुखार कहा जाता है? तो टाइफाइड को। आपको बता दें कि टाइफाइड का दूसरा नाम है मियादी बुखार। और टाइफाइड को जांचने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछ दें कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट द्वारा ही पता कर लिया जाता है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। क्लियर? अब देखते हैं कि टाइफाइड में क्या होता है कि आंत प्रभावित हो जाता है और आंतों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं टाइफाइड के दौरान। अगला देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लद्दाख का। आपको बता दें कि लद्दाख अभी तो नवनिर्मित क्षेत्र है, लेकिन जब लद्दाख का निर्माण नहीं हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य था। तो इसके पहले अंडमान निकोबार पूरे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख के पहले। आपको बता दें कि लद्दाख जब बना था 5 अगस्त 2019 को, तब से अब तक केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है लद्दाख। अगला देखते हैं युवा भारतीय स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। आप सभी लोग कमेंट में करके ये बताइएगा कि युवा भारतीय स्टेडियम है कहाँ पर। ये हमें कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा कि युवा भारतीय स्टेडियम किस शहर में है, ये आप हमें बताइएगा। इसके लिए मैं नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाली राज्य कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है भारत के 8 राज्यों से संपर्क करती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। जैसे दिया है उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ठीक ना। इसी प्रकार से 8 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। कवि इकबाल जिन्होंने गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा, किस राज्य से थे? तो पंजाब से। पंजाब के रहने वाले थे कवि इकबाल, जिन्होंने भारत के लिए एक सुंदर सा गीत लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यह गीत लिखा था इकबाल, जो कि भारत के पंजाब के रहने वाले हैं।
थे। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। कब किया गया? 1962 ईस्वी में, जब इंडो चाइना वार हुआ, उसके वार होने से पहले ही ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? 1962 ईस्वी में। और दिया है कि भारत का प्रथम सैटेलाइट का नाम बताइए, तो आर्यभट्ट। भारत का पहला सैटेलाइट क्या था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में भारत का पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। यही 40 क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैंने कोशिश किया है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पकड़ में आए। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद होगा एसएससी जीडी के लिए। अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।